कहानी की शुरुआत में हम एक धुंधला सा सीन देखते हैं। एक औरत पर उसी के घर में हमला हुआ। उसने बचने की बहुत कोशिश की लेकिन हमलावर ने गोली चला दी। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पता चला कि मरने वाली औरत का नाम माया है। उसके पति डॉक्टर रिचर्ड को तुरंत पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। स्टेशन पर रिचर्ड अपनी तरफ की कहानी बताता है। कुछ घंटे पहले वो और माया एक बड़े होटल में एक चैरिटी के फंक्शन में गए थे और वहां से दोनों साथ घर लौट रहे थे। रास्ते में रिचर्ड को अचानक हॉस्पिटल से एक जरूरी कॉल आई, जबकि उस रात उसकी ड्यूटी नहीं थी। वो थोड़ा मायूस था क्योंकि बाकी की शाम अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता था, फिर भी वापस मुड़कर काम पर चला गया। रिचर्ड के मुताबिक जब वो आखिरकार घर लौटा तो उसने माया को फर्श पर बेहोश पड़ा पाया और हमलावर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। उस हाथापाई में रिचर्ड ने एक बहुत खास चीज देखी कि हमलावर के एक तरफ नकली हाथ लगा था। यहीं से पुलिस को उसकी कहानी पर शक होने लगा क्योंकि उन्हें ये पूरी बात नामुमकिन लगती थी। एक नकली हाथ वाला आदमी एक तंदुरुस्त औरत को कैसे दबाएगा और फिर बिना किसी चोट या निशान के कैसे भाग जाएगा। बात तब और भी अजीब हो जाती है जब पुलिस को रिचर्ड के घर पर जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिलता, ना कोई टूटी खिड़की ना कोई टूटा ताला। जो भी अंदर आया, अगर कोई आया भी तो या तो उसके पास चाबी थी या उसे अंदर बुलाया गया था। फिर मकसद का सवाल आता है, पर कुछ भी कीमती गायब नहीं था, इसलिए ये चोरी भी नहीं लगती। ऊपर से पुलिस को पता चलता है कि कुछ महीने पहले माया ने एक बड़ा इंश्योरेंस लिया था जिसकी रकम बहुत ज्यादा थी और इससे रिचर्ड पर शक और गहरा हो जाता है। आखिर में उन्हें कोई पक्का सबूत नहीं मिलता जो किसी और की तरफ इशारा करे और धीरे धीरे जांच तब तक सिमटती जाती है जब तक रिचर्ड ही उनकी नजरों में एकमात्र शक वाला आदमी नहीं बन जाता। जब मामला कोर्ट में गया तो सरकारी वकील ने एक बहुत ही अहम सबूत दिया जो जज और जूरी को यकीन दिलाने के लिए काफी था कि रिचर्ड ही कसूरवार है। मरने से पहले माया ने पुलिस को फोन करके बताने की कोशिश की थी कि कोई घर में घुस गया है, मुझे मारना चाहता है, और आखिर में उसने दम तोड़ने से पहले अपने पति का नाम लिया था। उसकी बात साफ नहीं थी, मतलब कुछ और भी हो सकता था, पर क्योंकि सब पहले से रिचर्ड पर शक कर रहे थे, उन बातों को उसके खिलाफ सबूत मान लिया गया और एक सोचे समझे खून का दोषी मानकर रिचर्ड को मौत की सजा सुना दी जाती है। अपनी फांसी का इंतजार करते हुए रिचर्ड को कई दूसरे कैदियों के साथ एक खास जेल में भेज दिया जाता है। रास्ते में जब कैदियों की बस एक जंगल वाले इलाके से गुजर रही थी, तभी एक कैदी अचानक हार्ट अटैक का नाटक करने लगता है, जबकि उसने एक मोजे के अंदर एक धारदार हथियार छुपा रखा था। एक गार्ड तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कैदी ने मौका देखकर तुरंत हमला बोल दिया। गार्ड्स और कैदियों के बीच में एक झड़प शुरू हो गई, जिसकी वजह से ड्राइवर ने भी कंट्रोल खो दिया और वो वैन सीधा खाई में जा गिरी। लेकिन इस बेहद खतरनाक एक्सीडेंट के बावजूद कुछ लोग बच गए। उनमें से एक रिचर्ड भी था, जिसकी हथकड़ी को एक गार्ड ने खोल दिया क्योंकि वो जानता था कि ये आदमी डॉक्टर है और अभी उन्हें उसकी मेडिकल जानकारी की बहुत जरूरत थी। इससे पहले कि सब लोग बचकर निकल पाते, अचानक से उन्हें एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी। दरअसल उनकी ये पुलिस वैन पलटकर ट्रेन की पटरी के बीच में आ गई थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, सिवाय रिचर्ड के। उस नाजुक मौके पर सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय वो उस घायल गार्ड की मदद के लिए रुक जाता है जिसने अभी अभी उसे आजाद किया था। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन अपनी पटरी से नीचे उतर गई। खतरा बहुत था, लेकिन फिर भी रिचर्ड किसी तरह बच निकला। कुछ ही देर में पूरी हादसे की जगह पुलिस और मदद करने वाली टीमों से भर गई। इस सिचुएशन को संभालने के लिए आया यूएस मार्शल सैमुअल जेरल्ड। वो गार्ड जो सबसे पहले भाग गया था, वो मीडिया के सामने अब शेर बन रहा था। उसने रिचर्ड का क्रेडिट भी खुद ले लिया कि मैंने बचाया अपने साथी को, लेकिन जेरल्ड को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। सभी सबूतों को देखते हुए उसने कहा कि एक या एक से ज्यादा कैदी बचकर भाग गए हैं। वो बेहद खतरनाक है, तो उन्हें ढूंढने के लिए एक मैन हंट शुरू हो गया। इस बीच रिचर्ड पूरी रात जंगल में चलता रहा और आखिरकार एक रिहायशी इलाके तक पहुंच गया। वो घायल, थका हुआ और सबसे बड़ी बात अभी भी जेल के कपड़ों में है। उसे जल्द से जल्द भेस बदलने की जरूरत है। उसके पेट का जख्म और बिगड़ता जा रहा था, इसलिए वो अपना इलाज करने और साथ ही छुपने के लिए सबसे सुरक्षित जगह यानी एक हॉस्पिटल की तरफ जाता है। जेरल्ड को शक था कि रिचर्ड घायल होगा,
इसलिए उसने ऑफिसर्स को आसपास के हॉस्पिटल्स में गश्त करने भेज दिया। लेकिन रिचर्ड पहले ही जानता था कि ये होगा। उसने अपनी दाढ़ी बनाई, हुलिया ठीक किया, एक पेशेंट के कपड़े ले लिए और फिर एक डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल से निकलने लगा। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो गलती से उन्हीं ऑफिसर्स में से एक के पास से गुजर जाता है जो उसे ढूंढने के लिए तैनात थे, पर भेस की वजह से किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। बाहर एक पहले से स्टार्ट एम्बुलेंस खड़ी थी और रिचर्ड उसमें चढ़कर किसी के कुछ समझने से पहले वहां से गाड़ी चलाकर निकल जाता है। उधर जेरल्ड और उसकी टीम भी रिचर्ड को ढूंढने में जी जान लगा रही थी। उन्होंने रिचर्ड के हर करीबी इंसान के फोन को टैप कर दिया, ये सोचकर कि वो किसी से मदद मांग सकता है। जल्दी ही एक खबर आती है कि पास के एक हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस गायब है और जेरल्ड ने बिना देर किए तुरंत पीछा करने का हुक्म दे दिया। ज्यादा वक्त नहीं लगता कि वो चुराई हुई गाड़ी को देख लेते हैं और पुलिस रास्ते बंद करके उसके आगे गाड़ियां लगा देती हैं। रिचर्ड को आगे एक टनल दिखता है जो या तो एक जाल हो सकता था या उसका आखिरी मौका, क्योंकि टनल के दोनों सिरे पुलिस ने बंद कर रखे थे। कहीं जाने की जगह न होने पर घबराहट फैलने लगती है और तभी रिचर्ड को अचानक एक तरकीब सूझी। थोड़ी देर बाद ऑफिसर्स उस एम्बुलेंस तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि ड्राइवर की सीट एकदम खाली है। जेरल्ड मौके को गौर से देखता है और जहां ज्यादातर ऑफिसर्स मान लेते हैं कि रिचर्ड पैदल खुले में भाग गया, वहीं जेरल्ड को एक चीज दिखती है जो बाकी सबसे छूट गई थी, पानी निकलने वाला एक नाला। वो तुरंत समझ गया कि रिचर्ड कहाँ गया है। भागते वक्त रिचर्ड ने अपना कोट दूसरी डायरेक्शन में फेंक दिया ताकि पुलिस भटक जाए, पर ये एक मामूली चाल थी और डिटेक्टिव जेरल्ड इसमें नहीं फंसता, क्योंकि वो पहले ही अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट चुका था। जिस नाले से रिचर्ड जा रहा था उसमें कई मोड़ थे और रास्ता उबड़ खाबड़ और फिसलन भरा था। उसे ढूंढते हुए रास्ते में जेरल्ड का पैर फिसल गया। गिरते हुए जेरल्ड के हाथ से उसकी बंदूक भी छूट गई जो तुरंत रिचर्ड ने उठा ली, पर उसे चलाने के बजाय वो भागने का फैसला करता है। उसके पास गोली चलाने का पूरा मौका था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। अब जेरल्ड भी अपनी दूसरी बंदूक निकाल कर उसका पीछा करने लगा। रिचर्ड तब तक भागा जब तक डेड एंड नहीं आ गया। वो फिर भी गोली नहीं चलाता क्योंकि अंदर से वो एक कातिल नहीं है। अब जब उसके पास कोई मौका नहीं बचा तो उसने डैम से नीचे छलांग लगा दी। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि देखने वाला हर ऑफिसर मान लेता है कि वो मर गया। अगर इस मामले को कोई और संभाल रहा होता तो तलाश वहीं खत्म हो जाती, पर सारी उम्मीदों के खिलाफ रिचर्ड बच जाता है। ठंडा पानी, वो टक्कर और वो लंबी तैराकी उसे बुरी तरह कमजोर कर देती है और जब तक वो किनारे तक पहुंचता है वो बुरी तरह कांप रहा होता है। वो गर्म रहने के लिए पत्तों के एक ढेर में छुप गया। जैसे ही उसे नींद आने लगी, उस रात के खौफनाक मंजर ने उसे दोबारा जगा दिया। उसने सोच लिया कि वो अपनी पत्नी के कातिल को ढूंढ कर रहेगा और अपने नाम को साफ करेगा। उसने जेब में देखा तो एक पर्स मिला जिसमें इतने पैसे थे कि कुछ दिनों तक वो किसी होटल में तो रह ही सकता है। अब उसने अपने बालों में थोड़ा कलर लगा के हुलिया बदलने की कोशिश की। वो शहर से दूर नहीं, उल्टा शहर के अंदर की तरफ भागा। उसने सोच लिया था कि अपने नाम से ये कलंक मिटा कर रहेगा। इस बीच जेरल्ड रुकने का नाम नहीं लेता। छानबीन के दौरान उन्हें पता चला कि एक नहीं बल्कि 2 कैदी बचकर भाग गए थे। उन्होंने जल्द ही दूसरे कैदी की लोकेशन का पता लगा लिया और अगली सुबह जेरल्ड और उसकी टीम एक हमले की तैयारी करते हैं। लेकिन मौका देखकर दूसरे कैदी ने उसके एक आदमी को बंदी बना लिया। ज्यादातर मामलों में यहाँ एक बातचीत होती, लेकिन जेरल्ड ने तो सीधा गंजे की खोपड़ी खोल दी। इस बात से उसकी टीम खुश नहीं थी, लेकिन इससे पता चलता है कि जेरल्ड के काम करने का तरीका क्या है। वो एक ऐसा आदमी था जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और ये बात रिचर्ड के लिए तो और खतरनाक थी। शहर में वापस रिचर्ड अपने पुराने वकील से संपर्क करता है, इस उम्मीद में कि शायद थोड़े पैसे या मदद मिल जाए, पर वकील डर के मारे मना कर देता है। और वो छोटी सी बातचीत भी पुलिस को सतर्क करने के लिए काफी थी जो कॉल सुन रही थी। कोई और रास्ता न होने पर रिचर्ड किसी ऐसे इंसान की तरफ जाता है जिस पर वो अभी भी भरोसा कर सकता था, यानी एक पुराना दोस्त और साथी डॉक्टर जिसका नाम चार्ल्स है। उनकी मुलाकात बहुत छोटी होती है, जिसमें रिचर्ड सिर्फ इतने पैसे मांगता है जिससे वो आगे बढ़ सके। वो अपने दोस्त को बिल्कुल भी किसी झमेले में नहीं डालना चाहता था। इस चलती तलाश के दौरान डिटेक्टिव जेरल्ड खुद रिचर्ड के बारे में और ज्यादा जानने को उत्सुक होने लगता है। रिचर्ड के उसकी पत्नी को कत्ल करने की वजह बहुत ही बचकानी सी लग रही थी। रिचर्ड एक कामयाब डॉक्टर था जिसके पास पैसा और इज्जत थी, ऐसा इंसान नहीं जो अचानक इंश्योरेंस के लिए अपनी पत्नी का खून कर दे। जेरल्ड जितना इस गुत्थी को समझने की कोशिश करता, बातें और उलझती जाती। इस बीच रिचर्ड जैसे तैसे जो हो पाए उसी पर गुजारा कर रहा था। उसने जो सबसे सस्ता मिला वो
कमरा किराए पर ले लिया। एक दोपहर वो एक ऐसे हॉस्पिटल में जाता है जो नकली अंगों और विकलांग पेशेंट्स के इलाज में माहिर था, और जहां अंदर एक ऐसी जगह भी थी जहां नकली अंग बनते थे। वहां रिचर्ड का मकसद आसान था, सफाई कर्मचारियों से एक एम्प्लॉई आईडी चुराना ताकि वो बाद में अंदर आ जा सके। उधर जेरल्ड भी सुराग ढूंढता हुआ चार्ल्स तक पहुंच गया। कुछ भी इनकार करने के बजाय चार्ल्स शांति से मान लेता है कि रिचर्ड एक दिन पहले उससे मिलने आया था, और बातचीत खत्म होने से पहले वो ऑफिसर्स को चेतावनी देता है कि वो रिचर्ड को कभी नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा काबिल है। जब रिचर्ड अपने प्लान को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा था, जेरल्ड असली मामले में और गहराई तक जाता है। वो जितना देखता है उतनी ही ज्यादा गड़बड़ियां मिलती हैं। ऊपर से रिचर्ड को जानने वाला हर इंसान उसकी गारंटी लेने को तैयार था कि वो जरूर बेगुनाह है, जिससे जेरल्ड का सच जानने का इरादा और बढ़ गया। अगली सुबह पुलिस उस घर पर आती है जहां रिचर्ड रुका हुआ था। बाहर आवाजें सुनकर वो जम जाता है, ये यकीन करके कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया। पर खुशकिस्मती से ऑफिसर्स वहां एक बिल्कुल अलग गिरफ्तारी के लिए आए थे, क्योंकि वो मकान मालिक के बेटे को ड्रग के धंधे के शक में पकड़ने आए थे, और रिचर्ड छुपा रहकर पकड़े जाने से बच जाता है। रात होते ही रिचर्ड ने अपने प्लान को अंजाम दिया और सफाई वाले की वर्दी पहनकर और चुराया हुआ आईडी इस्तेमाल करके बिना किसी शक के वापस हॉस्पिटल में घुस जाता है। उसका मकसद था शहर के उन आदमियों के रिकॉर्ड ढूंढना जिनके नकली हाथ थे। उस लिस्ट में तो बहुत ज्यादा नाम थे, लेकिन कातिल की कद काठी और उम्र का हिसाब लगाते हुए उसने लिस्ट को थोड़ा नैरो डाउन कर लिया और आखिर में सिर्फ 5 लोग बचे। दूसरी तरफ उसके मकान मालिक का बेटा जो अभी पुलिस स्टेशन बैठा था, उसने पोस्टर देखकर रिचर्ड को पहचान लिया और उसकी खबर कर दी। जेरल्ड बिना वक्त गवाए सीधे उस घर की तरफ निकल पड़ा। रिचर्ड अभी भी हॉस्पिटल के अंदर ही था जब अचानक बहुत सारे पेशेंट्स आने से अफरा तफरी मच जाती है। स्टाफ परेशान हो जाता है और एक डॉक्टर जल्दी से उससे एक छोटे पेशेंट को मूव करने में मदद मांगती है। रिचर्ड तुरंत इमरजेंसी के निशान पहचान लेता है और बिना झिझके मेडिकल नोट्स बदल देता है ताकि उस बच्चे को तुरंत सर्जरी में ले जाया जाए। पर उस छोटे से फैसले के नतीजे थे। वही डॉक्टर जिसने उससे मदद मांगी थी, कागजात में अचानक हुए बदलाव को देख लेती है और शक करने लगती है, और बस इसी तरह रिचर्ड का भेस खुल जाता है। इस घटना के कुछ देर बाद ही जेरल्ड वहां पर पहुंचा, पर रिचर्ड तब तक जा चुका था। इस मोड़ पर जेरल्ड अब सिर्फ एक भगोड़े का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहा था कि रिचर्ड आखिर चाहता क्या है। अगर रिचर्ड को सिर्फ आजादी चाहिए होती तो वो कहीं दूर दराज के गांव में चला जाता या देश छोड़कर भाग सकता था, पर इसके बजाय वो बार बार मामले से जुड़ी जगहों पर लौट रहा था। फिर जवाब और साफ हो जाता है, क्योंकि जेरल्ड को हॉस्पिटल का वो हिस्सा पता चलता है जो नकली अंग वाले पेशेंट्स के लिए था, और तभी सब कुछ समझ में आने लगता है कि रिचर्ड भाग नहीं रहा बल्कि छानबीन कर रहा था। हॉस्पिटल की फाइल्स के आधार पर शहर में सिर्फ 5 आदमी ऐसे थे जो कातिल के हुलिये से मिलते थे, और रिचर्ड एक एक करके हर एक तक पहुंचने लगता है। उनमें से एक तो पहले ही मर चुका था। लिस्ट में मौजूद दूसरा नाम अभी जेल में बंद था, जो रिचर्ड का अगला निशाना बनता है। मुश्किल ये थी कि पूरी जगह पुलिस से भरी हुई थी, फिर भी रिचर्ड किसी तरह चालाकी लगा के अंदर घुस ही जाता है। वो आखिरकार उस शक वाले आदमी तक पहुंचता है, पर तुरंत समझ जाता है कि ये गलत आदमी था। उसने बिना ज्यादा रिएक्ट किए वहां से ऐसे निकलने की कोशिश की मानो वो किसी गलत जगह पे आ गया हो। उसकी अचानक हरकत एक गार्ड का ध्यान खींच लेती है, और फिर एक सीढ़ी से उतरते हुए रिचर्ड सीधे डिटेक्टिव जेरल्ड से टकरा जाता है, और उसने बड़ी चालाकी से आगे मौजूद ऑफिसर से कह दिया कि लाल स्कार्फ पहने हुए पीछे एक आदमी आ रहा है, उसके हाथ में बंदूक है, वो मारना चाहता है मुझे। अब पुलिस वालों ने गलती से अपने ही ऑफिसर को पकड़ लिया, पर जैसे ही उलझन साफ होती है तो बिल्डिंग के सारे पुलिस वाले मिलकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह गेट के बंद होने से पहले वहां से बाहर निकल पाया। जेरल्ड ने उस पर कई गोलियां दागी, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास की वजह से वो बच गया। बाहर एक रैली चल रही थी, हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, और रिचर्ड इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल गया। मीडिया इस खबर को तेजी से उछालती है कि पुलिस एक बार फिर से रिचर्ड को पकड़ने में नाकामयाब रही। आराम करके और कपड़े बदल कर रिचर्ड अगली सुबह अपनी तलाश पर वापस लौटता है। उसकी लिस्ट का एक नाम कभी फोन का जवाब नहीं देता था, और ये खामोशी शक भरी थी। वो उस पते पर जाता है जो उस नाम से जुड़ा हुआ था, और जैसा उसने सोचा था वहाँ पहले से एक पुलिस वाला मौजूद है, क्योंकि जेरल्ड ने शायद वही चाल पहले ही भांप ली थी। रिचर्ड हार नहीं मानता और इमारत के चारों तरफ छुपते हुए पीछे के रास्ते से जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। वहाँ उसे जो मिलता है वो उसके हर शक को सच कर देता है, क्योंकि एक दराज के अंदर उस आदमी की तस्वीरें थीं जिसे रिचर्ड माया का कातिल मानता था, और साथ में एक नकली हाथ भी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अपने घर में झड़प के दौरान देखा था।
पर फिर एक झटका लगा क्योंकि उन तस्वीरों के बीच रिचर्ड को कुछ और भी बुरा मिला। वहाँ ऐसी तस्वीरें थीं जिनमें कातिल किसी ऐसे इंसान के साथ था जिसे रिचर्ड अच्छे से जानता था। एक करीबी दोस्त, एक भरोसेमंद साथी, एक माहिर सर्जन जिसका नाम डॉक्टर एलेक्स है। और जिस रात माया मरी थी, रिचर्ड को सिर्फ इसलिए हॉस्पिटल बुलाया गया था क्योंकि एलेक्स ने कहा था कि उसका कोई जरूरी काम है। अपने ऑफिस में वापस डिटेक्टिव जेरल्ड को अचानक एक फोन कॉल आती है। पहले तो सबको लगा कि ऐसे कोई पुलिस की फिरकी ले रहा है कि हाँ मैं रिचर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन सच में रिचर्ड ही बोल रहा था। रिचर्ड शांति से बताता है कि उसने अपनी पत्नी के खून का मामला सुलझा लिया है। तुरंत पुलिस कॉल को ट्रेस करने लगती है, पर रिचर्ड जानबूझकर लाइन खुली रखता है क्योंकि वो चाहता था कि जेरल्ड मौके पर आए और सबूत अपनी आंखों से देखे। जब जेरल्ड पहुंचता है तो वो हर चीज को गौर से जांचता है। वहाँ तस्वीरें थीं, वो फोन जो रिचर्ड ने इस्तेमाल किया और ऐसे निशान जो साफ तौर पर इस घर को जांच से जोड़ते थे। पर तभी उस घर का मालिक अंदर आता है जिसका नाम साइक्स है, और ये वही आदमी था जिसे रिचर्ड माया का कातिल मानता था। पुलिस से घिरे होने के बावजूद साइक्स शांत और बेफिक्र पेश आता है। उसका लहजा, उसका बर्ताव, उसकी हर बात इस तरह की थी कि वो बेगुनाह लगे। ये पहली बार नहीं था जब उसका नाम इस खून से जुड़ा, क्योंकि 1 साल पहले पुलिस ने उससे सवाल किए थे। अब उसके एक दोस्त ने उसकी गारंटी ली कि हाँ ये मेरे ही साथ था जिस वक्त कत्ल हुआ। जेरल्ड सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जितने कॉन्फिडेंस से साइक्स बात कर रहा था उस हिसाब से वो कोई शरीफ आदमी तो नहीं है। शरीफ आदमियों को पुलिस से डर लगता है, चाहे वो सच ही क्यों ना बोल रहे हो। उसने साइक्स की बातों पर यकीन करने की बजाय 48 घंटों के लिए उसके पीछे एक टीम लगा दी। इस बीच रिचर्ड फिर से चार्ल्स से संपर्क करता है और जो कुछ उसने पता लगाया वो सब बता देता है। रिचर्ड के मुताबिक इस पूरे जाल के पीछे डॉक्टर एलेक्स था जिसने एक नई ड्रग बनाई थी, और रिचर्ड ने उसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स पकड़ लिए थे जो पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकते थे। उस ड्रग और उससे होने वाले मुनाफे को बचाने के लिए उसने रिचर्ड को फंसाया है, लेकिन चार्ल्स को उसकी बात में ज्यादा सेंस नहीं लगी, खासकर इसलिए क्योंकि एलेक्स तो पहले ही मर चुका था। उस बातचीत के थोड़ी देर बाद जेरल्ड चार्ल्स को बीच रास्ते रोक लेता है। जेरल्ड उससे साइक्स और एलेक्स के बारे में सवाल करता है, लेकिन चार्ल्स ने उन्हें पहचानने से बिल्कुल मना कर दिया, और उसके इस जवाब ने चीजों को थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। असल में रिचर्ड ने पहले चार्ल्स को फोन सिर्फ बात करने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसे उस हॉस्पिटल की लैब तक पहुंच चाहिए थी जहां उसकी पुरानी रिसर्च रखी हुई थी। वो एक पुराना सैंपल निकाल कर जांच के लिए एक भरोसेमंद साथी को देता है, और नतीजे उसके डर को सच कर देते हैं क्योंकि उस सैंपल से छेड़छाड़ की गई थी। किसी ने उसे इस तरह बदल दिया था कि ये ड्रग पास हो जाए। एक पल के लिए रिचर्ड को यकीन हो जाता है कि एलेक्स ही इसका जिम्मेदार था, क्योंकि वो फॉर्मूला उसी का बनाया हुआ था। लेकिन फिर उसकी कलीग ने कहा कि ये नया सैंपल एलेक्स के मरने के बाद आया है, यानी किसी और ने वो बदलाव किया था, और ये किसी और ने नहीं बल्कि रिचर्ड के अपने अजीज दोस्त चार्ल्स ने किया है। डिटेक्टिव जेरल्ड अपनी खोज जारी रखता है और उसकी टीम आखिरकार सच के टुकड़ों को जोड़ लेती है। सबसे पहले उन्हें पता चला कि जिस आदमी को वो सोच रहे थे कि इसने कुछ कांड किया होगा, यानी कि एलेक्स, वो तो मर चुका है, लेकिन वो चार्ल्स का बेहद करीबी था। तो अब सवाल ये है कि चार्ल्स ने मना क्यों किया पहले कि मैं तो इसे जानता ही नहीं। वो जितना गहराई में जाते हैं उतनी ही ज्यादा गड़बड़ियां सामने आती हैं। एलेक्स की मौत से जुड़े कागजात शक खड़े करते हैं, और फिर सबसे बड़ी कामयाबी तब मिलती है जब जेरल्ड का एक ऑफिसर रिचर्ड के पुराने फोन रिकॉर्ड निकाल लेता है। जिस रात माया का खून हुआ था उस रात किसी ने रिचर्ड की कार के फोन से साइक्स को संपर्क किया था, जबकि रिचर्ड कभी साइक्स से मिला तक नहीं था, यानी किसी ने उसके अपने ही फोन से कातिल तक पहुंचकर उसे फंसाया। इधर जेरल्ड सच के करीब पहुंच रहा था और खतरा रिचर्ड के, क्योंकि साइक्स उसे ढूंढते हुए उसका काम तमाम करने का बस मौका ढूंढ रहा था। ये मौका उसे एक देर रात की ट्रेन में मिला, जब रिचर्ड के सामने बैठे एक आदमी ने अखबार में उसका फोटो देखकर पहचान लिया और वो पुलिस को बताने चला गया। जैसे ही रिचर्ड भागने की तैयारी करता है, साइक्स कहीं से बंदूक लेकर अचानक सामने आ जाता है, लेकिन इतने में पुलिस वाला भी रिचर्ड को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गया था। लेकिन तभी साइक्स ने अचानक हमला करके पुलिस वाले को मार दिया। रिचर्ड ने मौका देखकर ट्रेन की चेन खींच दी, जिसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगने से उसे मौका मिल गया साइक्स पर हमला करने का। आखिर में उसने साइक्स को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर पुलिस वाले की हथकड़ी उठाकर उसे वहीं पर बांध दिया। पर उसने साइक्स को जिंदा छोड़ दिया, मारा नहीं। एक वजह हो सकती है कि साइक्स ने ये जुर्म किया, पर वो कभी असली मास्टरमाइंड नहीं था। बदकिस्मती से बेहोश होने से पहले वो ऑफिसर रेडियो पर रिचर्ड की जगह बताने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से अब पूरा शहर मानता
था कि रिचर्ड ने एक पुलिस वाले की जान ली है। उस रात रिचर्ड एक बड़े होटल जाता है जहां चार्ल्स एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में बोलने वाला था। जैसे ही रिचर्ड अंदर घुसा, पुलिस ने चारों तरफ से उस बिल्डिंग को घेर लिया। अब वो लोग उसे मार गिराने की पूरी तैयारी कर चुके थे। पता चलता है कि उस ड्रग का पेटेंट चार्ल्स के पास था जो एलेक्स ने बनाई थी, और उसके साइड इफेक्ट्स को सबके सामने लाना उस कंपनी को बर्बाद कर देता। इसलिए अपनी कमाई बचाने के लिए चार्ल्स ने माया के खून की साजिश रची और ये पक्का किया कि सारा इल्जाम रिचर्ड पर आए। जब उसका सामना होता है तो चार्ल्स शांत, बेफिक्र और बेपरवाह पेश आता है। उसने कहा कि भाई अगर कोई बात है तो आजा ना, बात करते हैं। पर तभी अचानक उसने पीछे से रिचर्ड के ऊपर हमला कर दिया। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और आखिरकार रिचर्ड ने चार्ल्स को पकड़ लिया कि पुलिस को सच बता। इससे पहले कि ये टकराव खत्म हो, खिड़की के बाहर एक पुलिस हेलीकॉप्टर आ जाता है और चूंकि रिचर्ड सरकारी तौर पर एक भगोड़ा था, ऑफिसर्स गोली चलाने के लिए तैयार थे। पर जेरल्ड ठीक समय पर मौके पर पहुंचता है और उन्हें रुकने और हेलीकॉप्टर को वापस बुलाने का हुक्म देता है। रिचर्ड तुरंत उसके पीछे भागा और फिर दोनों छत के कांच वाले एरिया से नीचे आ गिरे। चार्ल्स किसी तरह वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया और पुलिस के आने से पहले भाग निकला, जबकि रिचर्ड को गिरने की वजह से काफी चोट आई थी। बेसमेंट का ये हिस्सा बहुत सारी चीजों से भरा हुआ था। यहाँ पर चार्ल्स के छुपने के लिए बहुत जगह थी। जल्द ही डिटेक्टिव जेरल्ड वहाँ पर पहुंचा। उसने सीधे तौर पर चार्ल्स से कहा कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जेरल्ड बताता है कि माया के खून वाली रात जब रिचर्ड हॉस्पिटल में एलेक्स की जगह काम कर रहा था, तब चार्ल्स ने चुपके से उसके घर और कार की चाबियों की नकली कॉपी बना ली थी और इसी तरह से साइक्स घर के अंदर घुसा था। जैसे जैसे जेरल्ड सब कुछ बताता है, चार्ल्स परछाइयों में से सब सुन रहा था और अब कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है, ये समझकर आखिरकार उसमें घबराहट फैल जाती है। अपने खिलाफ सारे सबूत खुल जाने के साथ उसके पास अब बस एक ही रास्ता बचता है, जेरल्ड को हमेशा के लिए चुप कर देना। पर चार्ल्स कुछ कर पाता उससे पहले रिचर्ड बीच में आ जाता है। उसने अपनी पूरी जान लगाकर चार्ल्स के ऊपर हमला किया और उसे मार डाला, लेकिन बिल्कुल आखिरी मौके तक भी उसके हाथ में बंदूक थी, जिससे कहा जा सकता है कि रिचर्ड ने जेरल्ड को बचाने के लिए चार्ल्स को मारा है। होटल के बाहर रिपोर्टर्स ने पूरा डेरा जमा रखा था। वो अभी भी रिचर्ड को ही गुनहगार समझ रहे थे। जेरल्ड जानता है कि सच क्या है, लेकिन फिर भी उसे ये सब कुछ एक कोर्ट के सामने साबित करना होगा। उसके बाद ही वो रिचर्ड को बचा सकता है। लेकिन अपने इरादों को दर्शाते हुए उसने गाड़ी में बैठते ही हथकड़ी हटा दी और उम्मीद है कि जल्द ही रिचर्ड आजाद भी हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।